Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Let's continue the second half of our chapter analysis, test paper analysis from question number 11 to 20. First half कल हो गया था, second half आज करते हैं. देखते हैं first half में average performance था आपका, जितना ऊपर ऊपर से देखने को मिला. अब second half के questions comparatively easy थे. अच्छा, ये भी एक और चीज है कि क्या करना है हमको, किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना है. किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना. कई बार क्या होता है, हम जैसे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इतना उलझ जाते हैं, फिर हमारी ईगो पे बात आ जाती है कि मुझसे सॉल्व कैसे नहीं हो रहा. उलझते ही जाते हैं. पता चलता है कि बाद वाले क्वेश्चंस काफी इजी थे. अब क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 नंबर का है और बाद वाले क्वेश्चन भी 1-1 नंबर के हैं. तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो, इतना टाइम क्यों दे रहे हो? बाद वाले भी तो 1-1 नंबर के ही हैं, उनको कर लो. हो सकता है उस टाइम आप 4 कर लेते तो 4 नंबर आते. ठीक है, तो कंपैरेटिवली 11 to 20 इजियर है ना. तो ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार देखने को, और कई बार उल्टा भी होता है, शुरू के इजी हो जाते हैं, बाद में डिफिकल्ट होते जाते हैं. कैसे भी हो सकता है ना. द रियल नंबर 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 इज ए. ये जो रियल नंबर है, ये किस तरह का रियल नंबर है? ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस हैं प्राइम नंबर, ऑप्शन बी कॉम्पोजिट नंबर, ऑप्शन सी नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. बोलो. कंपोजिट नंबर. इस तरह का नंबर हमारे एक्सरसाइज में भी था कि प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था कि वो कंपोजिट नंबर है. तो इस तरह के नंबर कंपोजिट नंबर होंगे. अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो देखो, यहां से लेके यहां तक एक फैक्टर है, सॉरी यहां से लेके यहां तक ये एक टर्म है और यहां से लेके यहां तक ये दूसरी टर्म है. तो हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बनाते हैं. तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बनाने के लिए दोनों टर्म्स में से कॉमन लो. क्या कॉमन आ रहा है? 15 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 into 13 तो इस टर्म से बचा, प्लस उस टर्म से क्या बचेगा? 1. इसको सॉल्व करो तो ये बनता है 15 into 7 into 11 77 into 13 plus 1. फर्दर सॉल्व करो. 13 7 जा 91, रिमाइंडर 9. 13 7 जा 91 and 9 91 and 9 99, 91 and 9 100 प्लस 1 भी है. तो 15 into 1002. अब 1002 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 2 से काटेंगे हम. अच्छा, 15 को भी फैक्टराइज कर सकते हो इवन. अभी 15 को फैक्टराइज करो 3 into 5 और 1002 को करना 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा? 5 5 1. अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करो, कटेगा क्या? सॉरी 501. हाँ 501. अब 3 से कट जाएगा ना. 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 20 बचा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. अब 3 से कट रहा है क्या? अब 3 से नहीं कट रहा है. 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, उससे बिल्कुल नहीं कटने वाला. अगला प्राइम नंबर 7, 7 से कट रहा है क्या? अगला प्राइम नंबर 9 प्राइम नंबर है. खड़ा हो जा, खड़ा हो जा. हाँ 9 प्राइम नंबर है क्या? याद रहना चाहिए जिंदगी भर, पूरी क्लास में खड़ा रहेगा. हाँ अगला प्राइम नंबर 7 के बाद 11 से कट रहा है क्या? नहीं. 13 से भी नहीं कट रहा है. अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से भी नहीं कट रहा है. तो इसका मतलब ये खुद ही एक प्राइम नंबर है ना. तो into 167 एज इट इज लिख देता हूं. तो देखो, ये जो नंबर था इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया. फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गई इसकी. तो किसी भी नंबर को अगर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख पाते हो तो वो कैसा नंबर कहलाता है? कंपोजिट. या यूं मानो, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएं तो वो कंपोजिट होगा. तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? देखो कितने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. 1 2 3 4 5 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. 2 से नहीं. जब आप ये चेक करोगे कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट तो आप 3 into 3 करोगे. ऐसे तो फिर 4 का एक ही फैक्टर हुआ, ऐसे तो 4 भी प्राइम हो गया. 2 ही फैक्टर मान रहे हो आप तो. लेकिन इसको पूरा खोल के देखोगे कि 2 नहीं है सर, 3 है, इसलिए ये कंपोजिट है. जब आप ये चेक करोगे ना प्राइम है या कंपोजिट, तो आप पावर्स को भी स्प्लिट करके देखोगे. ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 into 1, 1 सबका होता है, 6 हो गए. तो हमको तो 2 ही चाहिए थे. प्राइम नंबर होता तो 2 ही फैक्टर होते, 2 से ज्यादा होते वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं.
टिक मार्क करो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक टॉपिक सीखा था हमने, एक थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या कहती है, उस थ्योरम के विचार व्यक्त करें। तो उस थ्योरम के ये विचार हैं, अभी अभी सीखा हमने इससे पिछले क्वेश्चन में, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सम की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में, या सेट की फॉर्म में। प्रोडक्ट, अभी अभी हमने क्या सीखा था, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अभी ये कंपोजिट नंबर आया था इससे पिछले क्वेश्चन में, उस कंपोजिट नंबर को अपन ने अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंक में क्या बनेंगे अपन, प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13th वन, द सम ऑफ एन इरेशनल एंड ए रैशनल नंबर रिजल्ट्स इन एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का जो सम होता है वो एक इरेशनल नंबर पैदा करता है। ये बात, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, उस पर हमको अपने विचार व्यक्त करने हैं। पहला ऑप्शन था समटाइम्स ट्रू, ये बात कभी कभी सच हो सकती है कि रैशनल इरेशनल का सम, रैशनल इरेशनल का सम क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ये बात कभी कभी सच होगी। दूसरा, नहीं नहीं हमेशा सच होगी, हमेशा सच होगी, देखते हैं अभी। सी क्या कहता है, कभी भी सच, और डी यानी कि कोई चौथा ही ऑप्शन है इन तीनों के अलावा। ठीक है, तो बोलो, इरेशनल और रैशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा, यस और नो। बताया था मैंने कि एक गंदी मछली चली गई तो अब तालाब तो गंदा होना ही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं प्रोडक्ट लगा दूं, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर इरेशनल के साथ इरेशनल कर दूं फिर अब समटाइम्स ट्रू है या ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, यानी कभी कभी ये बात गलत भी हो सकती है, तो कभी कभी गलत भी हो सकती है, मतलब कभी कभी इरेशनल और इरेशनल का सम रेशनल आ सकता है। लाके दिखाओ, एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल लाके दिखाओ, बोलो कोई भी रैशनल नंबर जोड़ो और रैशनल लाके दिखाओ। ऑलवेज ट्रू है अभी भी, लेकिन अब अगर मैं इरेशनल और सम की जगह प्रोडक्ट कर दूं, अब आंसर क्या हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी कभी रैशनल बन जाता है। फॉर एग्जांपल √2 इंटू √2 भी इरेशनल, √2 भी इरेशनल, इरेशनल का प्रोडक्ट 2 बन गया जो कि रैशनल है। तो प्रोडक्ट अगर दो इरेशनल का करोगे तो कभी कभी रैशनल भी बन सकता है। और सपोज करो मैं √2 इंटू 2 करता या √2 इंटू √3 करता तो क्या आता, √6। तो देखो, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है। तो अगर प्रोडक्ट आता और यहाँ इरेशनल आता तो आंसर क्या होता, फिर होता समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। लेकिन अभी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के कैसे चेंज हो सकता है वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली ये थोड़ा ना आएगा, हो सकता है इसके आसपास का क्वेश्चन है, तो रट के मत चले जाना कि समटाइम्स ट्रू वाला ही आंसर हमेशा सही होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5, 3 नंबर्स है मेरे पास, मान लो 3 नंबर्स A B C, A:B:C, 3 नंबर्स, इनका रेशियो क्या है, 3:4:5 के रेशियो में ये डिवाइडेड है। अच्छा, इन्हीं तीनों नंबर का यानी A B और C का जो LCM है वो क्या है, 2400, यानी LCM ऑफ A, B, C कितना है, 2400। तो इन्हीं 3 नंबर का HCF क्या होगा ये हमसे पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया। तो हमको सबसे पहले तो वो 3 नंबर पता करने कि वो 3 नंबर कौन से, ठीक है ना। तो अगर 3 नंबर का अगर 3 नंबर 3:4:5 के रेशियो में डिवाइडेड हैं तो मैं उन 3 नंबर्स को मान लेता हूं 3x 4x एंड 5x। कभी भी कोई भी चीज अगर रेशियो में डिवाइडेड है तो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके उन नंबर्स को कंसीडर कर सकते, या 3k 4k 5k भी कंसीडर कर सकते थे। तो 3 नंबर्स कौन से हो गए हमारे पास, 3x 4x 5x। अब 3x और 4x और 5x इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या है, इन नंबर्स का एलसीएम क्या है। तो इन आप तो ये बताओ 3x 4x और 5x का एलसीएम निकालना होता तो कैसे निकालते, जैसे 3x को फैक्टराइज करता मैं तो क्या लिखता 3 इंटू एक्स, 4x को फैक्टराइज करता तो क्या लिखता बोलो, अरे 4 को भी फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज होता है
प्राइम फैक्टराइज होता है ना, ये ढंग से लिख देता हूँ 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और 2 का स्क्वायर 4 को क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, और 5 को क्या लिखूंगा 5x को क्या लिखूंगा 5 इंटू एक्स। अब इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या लेते हैं सारे फैक्टर्स लेते हैं, तो 2 भी लेना पड़ेगा 3 भी लेना पड़ेगा 5 भी लेना पड़ेगा और x भी लेना पड़ेगा। 2 भी ले लिया, सारे फैक्टर्स लेते हैं एलसीएम में, 3 भी ले लिया 5 भी ले लिया और x भी ले लिया, और पावर क्या क्या लेते हैं इन सबकी बड़ी से बड़ी, तो 2 की बड़ी पावर है स्क्वायर, बाकी सबकी वैसे भी 1 1 ही थी, तो ये एलसीएम हो गया फाइनल। इनको मल्टीप्लाई करना जरा, या मल्टीप्लाई ना भी करो तो ऐसे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, चलो कर ही लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60x एलसीएम आया अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू देम द एलसीएम इज 2400। तो हमारे एलसीएम को उनके एलसीएम से जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू आ गई तो तीनों नंबर पता चल जाएंगे, एक बार तीनों नंबर पता चल जाएंगे तो एचसीएफ निकाल लो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम है 60x, उनका एलसीएम है 2400। लेट अस कंपेयर द टू एलसीएम और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, 0 0 6 4 जा 24 40। ठीक है, अब 40 जो आया ना, आपको एक बात बताऊं फाइनल आंसर भी यही बनेगा, मतलब उन तीनों नंबर का एचसीएफ भी 40 बनेगा। लेकिन चलो अभी हमको ये चीज पता नहीं, अभी अपन कॉन्सेप्चुअल तरीके से करते हैं। एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, तो 3 नंबर बताओ कौन कौन से होंगे। पहला नंबर क्या था 3x, दूसरा नंबर क्या था 4x, तीसरा नंबर क्या था, तो 3 इंटू 40 120 पहला नंबर, 4 इंटू 40 160 दूसरा नंबर, और 5 इंटू 40, तो ये 3 नंबर्स पता चल गए। ओरिजिनलिटी में ये 3 नंबर्स है मेरे पास, इनका एचसीएफ निकालना है, निकालो। 120 को फैक्टराइज करना जरा, 2 इंटू 2 2 4 8, 2 क्यूब इंटू 3 ना 2 स्क्वायर ही होगा, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, अब चेक करो 2 क्यूब इंटू 5 3 इंटू 5, बड़ी ही मतलब ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है आप लोगों की, क्लास 10th के लेवल की कैलकुलेशन तो है ही नहीं। 120 को वेक्टराइज बच्चे घूमते घूमते कर लेते हैं, आप तो फिर भी बैठे हो। हाँ बताओ, अरे 2 क्यूब क्या होता है 8, 8 5 जा क्या होता है 40, 43 जा 120 नहीं होगा, 16, 16 के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 5, सही है क्या, चेक करो सही है। 2 की पावर 5 32 होता है, और 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा। 200 में आ जाइए तो 2 क्यूब 8, नहीं 2 की पावर 4 आओ, नहीं 150 20 इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू 5 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200 होता है। चलो एचसीएफ निकालते हैं तीनों का। तो एचसीएफ में क्या होता है कॉमन फैक्टर लेते हैं, तीनों में क्या कॉमन फैक्टर है 2 और 5, और पावर छोटी से छोटी लेते हैं, तो इधर पावर 3 है, इधर पावर 5 है, इधर पावर छोटी छोटी पावर कौन सी होगी 3, इधर पावर 1 है, इधर 1 है, उधर 2 है, तो छोटी छोटी पावर कौन सी होगी 1। 2 क्यूब इंटू 8, 8 5 जा 40, चेक करो वही आंसर आया जो ऊपर आया था। तो ऐसे क्वेश्चन में एक टोटका याद रख लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो x की वैल्यू निकलेगी वही एचसीएफ होगा, हमेशा होगा। तो आपको और आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, आपने जैसे x की वैल्यू निकाली यही एचसीएफ निकलना है आगे चल के। ठीक है, एक बार निकाल के देख लिया ना वही निकल रहा है ना, तो अब आगे भी वही निकलने वाला है। क्या हुआ, नहीं उसका सहारा ले रहा है क्या उसकी पीठ का, या उसको शाबाशी दे रहा है। हाँ तो 9 प्राइम नंबर है क्या, 9 प्राइम नंबर है, अभी भी सोच ले। तो कौन सा है प्राइम नंबर, 7 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 11, पक्की बात है, और 11 से बड़ा 13 से, अब खड़ा ही रहे तुम, एक मौका दिया था मैंने, अब खड़ा ही रहे, अब बीच में और मौका दूंगा तेरे को, चिंता मत कर भाई, उस मौके को भुनाना आना चाहिए तेरे को। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा इसमें 40 टिक करो ऑप्शन नंबर ए, और जो हंस रहे हैं वो जल्दी खड़े होंगे, आने दो उनका नंबर भी। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर के जब अपन फैक्टर्स करते हैं तो कुल मिला के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो कल से तो यही रामायण कर रहे हैं अपन की, प्राइम नंबर के हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली 2, 2 से ज्यादा हो जाते हैं फैक्टर्स तो वो नंबर क्या हो जाता है कंपोजिट,
कंपोजिट और 2 से कम हो तो फिर वो नंबर ही अकेला 1 ही है, जिसके 2 से कम फैक्टर है वो नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो इसका आंसर तो काफी इजी है, ऑप्शन नंबर सी 2। 16th क्वेश्चन पे आइए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 318 एंड 739 लीविंग रिमाइंडर्स 3 and 4। याद करो ऐसे क्वेश्चंस 7th 8th क्लास में आते थे, नहीं आते थे? आते थे। क्या 7th 8th का मुझे याद है, आपको क्यों नहीं याद रहेगा? 7th 8th नहीं, कितनी बार भी नहीं, एक ही बार पढ़ा। जब मैं पढ़ा उसी के बाद मैंने कभी 7th 8th नहीं पढ़ी, ना कभी पढ़ाई। मैंने जब भी पढ़ाई 9th से ही पढ़ाई। मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि 7th 8th में क्वेश्चंस आते थे, ये चीज याद है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 318 एंड 739 लीविंग रिमाइंडर्स 3 and 4। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया किसी को भी? बोलो निशिता। मतलब जब 318 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 3, और जब 739 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 4। यानी ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं 318 से डिवाइड कराऊं तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ के जाए, और ऐसा नंबर सोचना है जिसको मैं 739 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या छोड़ के जाए? वो 4 छोड़ के जाए। और ऐसे बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं, तो उनमें से बड़े से बड़ा नंबर सोचना है, उनमें से बड़े से बड़ा नंबर मुझे सोचना। क्वेश्चन समझ में आया? सुनिए, आप एक चीज बताइए मुझे कि 9 जो है, 9 को जब मैं 2 से डिवाइड कराता हूं तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचता है। तो 9 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड कराया तो क्वोशंट तो क्या बचा? 4, और रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब मैं कहूं यार रिमाइंडर बचे ही ना, मैं कहूं रिमाइंडर बचे ही ना, तो उस रिमाइंडर को डिविडेंड से घटा दो, उस रिमाइंडर को पहले ही डिविडेंड से घटा दो। तो अब डिविडेंड ऐसा मिलेगा जो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 9 में से मैं पहले ही 1 माइनस कर दूं, ये 8 बना दूं, तो 8 से 2 डिवाइड करेंगे तो केवल क्वोशंट ही 4 बचेगा, अब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जिस रिमाइंडर की वो बात कर रहे हैं, क्यों ना उनको पहले ही अपने अपने डिविडेंड से घटा दें। अब घटाने के बाद जो नंबर है वो तो परफेक्टली डिविजिबल है उस नंबर से जिस नंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो अब घटाओ, जैसे ही 318 से 3 घटाया क्या मिला? 318 माइनस 3 क्या आया? 315। दूसरा नंबर हुआ 739, उसमें से क्या घटाया? 4, क्या बचा? 735। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि अब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, यानी कि इन दोनों का HCF। खत्म। अब क्वेश्चन क्या बन गया? रिमाइंडर बचना था ना, अगर 318 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 315 को डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि वो रिमाइंडर डिविडेंड से पहले हटा दिया मैंने। अभी एक डेमो देके बताया मैंने, 9 से डिवाइड कराया। जब 739 से डिवाइड कराना था तो 4 को रिमाइंडर बचाना था, अब 735 को डिवाइड कराओगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना। तो यानी कि अब ऐसा इन चारों में से ऑप्शन ढूंढो जो बड़े से बड़ा हो और इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर। ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर दिख रहा है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। ये दिख रहा है, ये 105 इसको भी डिवाइड करता है 3 टाइम्स, और ये 105 उसको भी डिवाइड करता है 7 टाइम्स, और इससे बड़ा कोई है भी नहीं। अच्छा 110 भी इससे बड़ा, 110 लेकिन होगा नहीं, 110 315 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। चलो ऐसे ना समझ में आया तो आप तो इन दोनों का निकाल लो HCF, क्योंकि जब भी आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना हो जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे तो हमको एक्चुअली इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। फैक्टराइज करो 315 को HCF निकालने के लिए, तो 3 पहले 3 आगे एक बार और 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, बचा 35, 5 into 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, और 45 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 315। 735 में भी पहले तो 3 से होगा क्या? होगा, ठीक है। कितना बचेगा? 2 2 4 5 बचेगा।
2 4 5 अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 2 4 5 5 से होगा तो कितनी बार जाएगा? 49 टाइम्स, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इनकी फैक्टराइज फॉर्म। अब क्या चाहिए हमको? HCF। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स बताओ। तीनों ही कॉमन है, 3 5 7, तीनों ही दोनों में आ रहे हैं। पावर लेकिन छोटी, 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1 और 7 की पावर भी छोटी वाली कौन सी है? 1। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया सभी को? ठीक है, उन रिमाइंडर को पहले ही हटा दो डिविडेंड से। अब नंबर्स क्या बन गए? परफेक्टली डिविजिबल बन गया, तो उनका HCF निकाल दो। ठीक है, क्लियर है? यशमी समझ आया? किस किस ने कर दिया था ये एग्जाम में? किस किस ने समझ के कर दिया था? वो आपका हाथ खड़ा हुआ है इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ा। तो फिर रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग है, बिल्कुल। काटना तो दूर की बात है, एक अगर पेन का गलती से ऐसे निशान भी हो गया ना तो भी रॉन्ग है। क्योंकि OMR जो मशीन होती है ना, जो मशीन जिसमें आप गोले भर के आओगे ना, वो मशीन उसको रीड नहीं करेगी। जैसे गोला ऐसे भरना है, मान लो अभी आपके फाइनल एग्जाम में OMR शीट पे कराऊंगा, चिंता मत। जैसे मान लो ये गोला है, तो हमको इसको पूरा ऐसे भरना है। अगर कंप्लीटली ऐसे भरा हुआ है तो ही मशीन उस रेस्पॉन्स को रीड करेगी, क्योंकि मशीन में चेक होते हैं आपके आंसर शीट, कोई आदमी नहीं बैठेगा चेक करने के लिए। अगर आपने ऐसे गोला करते करते हल्का सा ऐसे भी कर दिया ना, गई भैंस पानी में। अब उसको वो रीड नहीं करेगी और उसको वो रॉन्ग काउंट करेगी, चाहे से वो सही गोला हो। ठीक है, वो उसकी बात चर्चा चल रही है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि फाइनल आंसर हम बॉक्स में लिखें, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। वो आने दो, चीज क्या चीज है सामने पता चल जाएगी। अभी तो हम जो चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें। और देखो, हम उस बात को सोचेंगे क्योंकि हम फाइनल आंसर उस बॉक्स में लिखेंगे, हम तो ऐसे तैयार करेंगे पहली बार में हमको टिक करना है सही। ठीक है ना? क्लियर है भाई? तैयारी ऑस्ट्रेलिया को हराने की करोगे तभी तो बांग्लादेश को हराओगे। तैयारी बांग्लादेश को हराने की करोगे तो स्कॉटलैंड से हार जाओगे। ठीक है ना? तैयारी ऐसे रखो, तो फिर क्या होगा कि अगर मान लो वो चीज आ जाती है बाय द वे, अच्छी बात है। नहीं तो हम तो तैयारी ये रखें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? तो बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हमारे गोले पूरे ढंग से ना भरने पाए, तो हम उनको भरने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब मैं आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th वन। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट पढ़ा था शिवम ने 7th 8th क्लास में, तो शिवम बताएगा कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। हाँ भाई शिवम बता, एक्सपोनेंट पढ़ा था ना तूने 7th 8th क्लास में, तुझे याद भी है तो थ्री का स्क्वायर तो इतना याद है ना। अब जो तू कह रहा है ना, इसी में तेरे को याद करा देता हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? इसमें 3 2 का एक्सपोनेंट है। 3 2 का क्या है? अब कल फिर पूछूंगा, ठीक है? अगर वेट लूज नहीं करना हो तो बता देना, मेरे को खड़ा रहेगा फिर। ठीक है, क्लियर है? The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization form of the number 196 is। देखो ध्यान से सुनो, पीछे से शुरू किया करो ऐसे क्वेश्चन में। जब लंबी चौड़ी बात कहते हैं ना, पीछे से आहिस्ता आहिस्ता करो। 196 एक नंबर है, थोड़ा और पीछे चलो, उसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म रहेगी। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स दिखाई देंगे, उन प्राइम फैक्टर्स के कुछ एक्सपोनेंट्स भी दिखाई देंगे, यानी उनकी कुछ पावर्स भी दिखाई देंगी। उन पावर्स का सम करना है, उन पावर्स का सम करना है, जोड़ना है। समझ में आई बात? तो पीछे से चले तो कुछ समझ आया। चलो, तो 196 नंबर का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म पता लगाओ। 196 सबसे पहले 2 से कितनी बार? 98। अगेन 2 से कितनी बार? 49। अब 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा सीधा ही। दैट्स इट, हो गई। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म क्या हुई? 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है। इस प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? उन 2 और 7 के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? उन 2 और 2 का सम क्या होता है? आंसर इज 4। समझ में आ जाए तो वेरी इजी क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो सोचते ही रहो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखो,
आपका तो बोर्ड पहली बार हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी एग्जाम से उठाया हुआ है। जब ये क्वेश्चन आया था तो कई बार आना इस तरह की लड़ाईबाजी हुई थी या इस तरह की क्वेरी रेज हुई थी कि सर 196 का फैक्टराइज्ड जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा उसमें 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1 भी तो हो सकता है, इंटू 1 भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, और 1 की पावर मेरी मर्जी में तो 3 मानू, तो फिर तो सम चेंज हो गया 2 + 2 + 3। भैया उसने पहली बात तो प्राइम फैक्टराइजेशन का है और 1 प्राइम नंबर नहीं है, और चलो आपने 1 लगा भी दिया तो उस प्राइम फैक्टराइज फॉर्म के अंदर भी आपको केवल प्राइम फैक्टर्स ही तो छांटने हैं, ठीक है। अगर आपने इंटू 1 गलती से लगा भी दिया या आप पूरी तरीके से फैक्टराइज करोगे नहीं साहब 1 भी लिखेंगे, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, तो भी आपको फिर जब एक्सपोनेंट्स देखने तो 1 के नहीं देखने, केवल किसके देखने हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ द ओनली प्राइम फैक्टर्स को चेक करके उनको जोड़। क्लियर है? तो आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है चारों में से जो इरेशनल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बड़े गलती कराते हैं, हम इरेशनल छांट लेते हैं, अरे उसने कहा है इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है दैट मीन्स क्या है, रैशनल, दैट मीन्स क्या है, तो हमको इन चारों में से कौन सा नंबर छांटना है जो रैशनल हो। रैशनल क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2, तो मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 2 को आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, बस। अब 1 तो इंटीजर है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2 को इंटीजर नंबर थोड़ी ना, 2 का क्यूब रूट निकालोगे तो कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा। क्यूब रूट समझते हो क्या होता है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 3 बार उसी से आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए, वो नंबर इसका क्यूब रूट कहलाएगा। तो वो नंबर 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो कुल मिला के वो इंटीजर तो नहीं रहा है, तो p/q की फॉर्म में लिखा बट इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में नहीं आया, तो ये तो इरेशनल है। आगे चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 की भी वही कहानी है, ये भी इरेशनल है। क्यूब रूट ऑफ 4 की भी वही कहानी है, ये भी इरेशनल है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 की ये कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसा नंबर मौजूद है जिसको 3 बार गुणा करके 8 बनाया जा सकता है, ऐसा नंबर कौन है, 2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है, और 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1, तो 2 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर। बाकी ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं जिसको 3 बार गुणा करके 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं या 4 बनाते हैं, लेकिन 8 बनाने के लिए ऐसा नंबर मौजूद है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 अच्छे से सॉल्व हो सकता है, बाकी तीनों का क्यूब रूट भी सॉल्व तो होगा बट डेसिमल में ही सॉल्व होगा, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी तो फिर वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, सृष्टि, अंशिका, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी मार्क कर लेना आंसर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये क्यूब हटा दूं, अब क्या आंसर होगा? अब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट इसका सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सॉल्व नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट रूट 4 का सॉल्व हो सकता है। स्क्वायर रूट तो 4 का 2 होता है, क्योंकि ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुणा करने से 4 आ जाए, तो ऐसा नंबर 2 है। पहले 3 बार गुणा करके देख रहा था क्योंकि क्यूब रूट था, अभी स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट में 2 बार ही गुणा करके देखूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर स्क्वायर रूट होता तो ऑप्शन नंबर सी है, और क्यूब रूट है तो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? 19th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ दैट मीन्स वो नंबर बार वाला है ना, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बार वाले होते नहीं होते हैं, तो बार वाला नंबर छांटना है आपको। चेक करते हैं, द ऑप्शंस आर 35/14, 14/35, 6/7 एंड 7/8। कैसे चेक करेंगे कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? एक तरीका है कि इसको इससे डिवाइड कर लो, 35 को 14 से डिवाइड कर लो और चेक कर लो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है या नहीं होता है। अगर टर्मिनेट होता है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो फिर क्या है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। दो ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं सारे p/q की फॉर्म के। तो एक तरीका तो ये सब चारों को डिवाइड करके देख लो, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या कहता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी p/q वाले नंबर की जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म की है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रेकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम यही चेक कर लेते हैं। तो देखो 35 को फैक्टराइज करो 5 × 7, 14 को फैक्टराइज करो 2 × 7, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 5/2। अब 5/2 में 2 ही तो है नीचे, डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 हो चलेगा, 5 हो चलेगा, 2 और 5 दोनों हो चलेगा, पर इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। तो 2 ही तो है, दैट मींस ये तो टर्मिनेटिंग है। चलते हैं आगे। सेकंड 14/35, बोलना 14 को क्या लिखोगे 2 × 7, 35 को क्या लिखोगे 5 × अगेन 7 से 7 कट गया, अगेन ये तो 2/5 बन गया, तो ये भी रेकरिंग हो गया। एक्चुअली ये दोनों नंबर सेम है, ये इसकी वैल्यू भी 2/5 आई थी, इसकी वैल्यू भी 2/5, दोनों नंबर सेम है, दोनों ही रेकरिंग। 6/7 ओके 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 5/2 आई थी, ठीक है। तो 5/2 में नीचे 2 था, वो भी एक्सेप्टेबल था, 2/5 में नीचे 5 था, वो भी एक्सेप्टेबल था। एक्सेप्टेबल है, दोनों ही रेकरिंग, दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर, ठीक है। सी ऑप्शन देखो 6/7। अब 6/7 को तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 को 2 × 3 लिख दोगे और नीचे 7 को 7 ही लिखोगे, तो कुछ कटा भी नहीं, और डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा बंदा आ गया, दैट मीन्स ये ही फाइनल आंसर है। क्या हो जाएगा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो चौथा भी चेक कर लो, 7 को तो 7 ही लिखोगे, 8 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब एक तरीके से, तो डिनोमिनेटर में 2 ही मिला, 2 मिले ठीक है, 5 मिले ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और कहाँ मिला है मुझे, ऑप्शन सी में मिला है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी सब टर्मिनेटिंग। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द कंपोजिट नंबर 325 है, जल्दी से बता दो। 325 की फैक्टराइज्ड फॉर्म करनी थी, सबसे पहले किससे काटेंगे हम, 2 से तो कटना नहीं है, 3 से। देखो 2 से कटना है या नहीं कटना है कैसे चेक करते हैं, आखिरी नंबर को देखो, आखिरी नंबर को देखो, आखिरी नंबर अगर इवन है तब तो 2 से कट जाएगा, ऑड है तो नहीं कटेगा, ऑड है ना नहीं कट रहा। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा वो कैसे चेक करेंगे, इन सब का सम करो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 जो है 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से भी नहीं कटना। उसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा कैसे पता चलता है, आखिरी नंबर देखो, वापस आखिरी नंबर देखो, अगर आखिरी नंबर 0 या 5 है तब तो वो 5 से कटने वाला नंबर है, अदरवाइज वो नहीं है। तो 2 की 3 की और 5 की डिविजिबिलिटी तो यूं ही चेक हो जाती है, ठीक है। तो 5 से ये कटने वाला है, 5 6 जा 30, आगे 5 5 जा 25, एक बार फिर से 5 से कटने वाला है, 5 1 जा 5 13, तो 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 13, ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है क्या, अरे अपनी शीटों में देखो, हाँ तो एक दूसरे की तरफ, सबका सही है ये, थैंक गॉड। कर ही नहीं रखा, पीछे होगा क्यों भाई यश, ट्यूशन क्यों नहीं किए पूरे, 1 घंटा कम लगा दूंगा 20 क्वेश्चन करने में, कैसे करोगे एग्जाम में। हाँ मेरे को दो पहले, अपने अपने आंसर शीट्स मुझसे ले लेना। हाँ हाँ गलत है, बिल्कुल गलत। नॉनी जैन 13 आउट ऑफ 20 लाओ, यश 8 आउट ऑफ 20, भव्या 6 आउट ऑफ 20, यशमी 13 आउट ऑफ 20, शिवम 12 आउट ऑफ 20, लो लाओ, सोनाक्षी 18 आउट ऑफ 20, गुड बट नॉट वेरी गुड, ना वेरी गुड तभी होता क्योंकि चैप्टर इजी था तो आई एक्सपेक्टेड 20 आउट ऑफ 20। दीपेश 12 आउट ऑफ 20, अनुष्का 13 आउट ऑफ 20, निशिता 18 आउट ऑफ 20, सेम कमेंट्स, आकांक्षा 7 आउट ऑफ 20, एंजल 16 आउट ऑफ 20, कल तबियत मतलब तबियत सही नहीं थी उस दिन, सृष्टि 10 आउट ऑफ 20, सृष्टि क्या हुआ बेटा,
10 out of 20 not expected from you. अंशिका 17 out of 20. अंशिका सृष्टि के मार्क्स तो नहीं ले गई तू? दोनों साथ में बैठ. दिव्यांग 10 out of 20. अवनी 13 out of 20. अवनी थोड़ी सी और मेहनत करो. 75 to 80% की रेंज में जाओ. हाँ जी भव्या नहीं आया. ले 6 out of 20. यश 8 out of 20. नॉनी 13 out of 20. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.